आई थिंक सबको आता है इतना तो पीडीएफ बनाना, ठीक है। कैम स्कैनर वगैरह कोई भी यूज कर सकते हो आप। 1 to 85 क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो, और साथ में जो मिक्स्ड क्वेश्चंस है सब्जेक्टिव को छोड़कर मिक्स्ड क्वेश्चन और 1 to 85 ये पूरे सबमिट करने हैं। तो 1 to 85 हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो मिक्स्ड क्वेश्चन जो दिए गए हैं सभी लोग निकाल लें, और ये 5 नाम ध्यान से देख लो, ठीक है। इन लोगों को सबमिट करना है। तो मिक्स्ड क्वेश्चन निकालो सब लोग शीट में से। सर मैं अनुष्का पांडे सर, टाइम पे मैं थी सर मैं सबमिट कर दूंगी आज होमवर्क। ठीक है ठीक है अनुष्का, ठीक है। चलो तो सब लोग जरा मिक्स्ड क्वेश्चन निकाल लो और डाउट लिखवाना स्टार्ट करो। मैं 81 से लेकर 102 तक ही है, ज्यादा नहीं है। तो 81 से लेकर 102 तक जल्दी से बताओ मुझे कौन कौन से क्वेश्चन है डाउटफुल। कमेंट करके बताओ जल्दी से, टाइम दे रहा हूं मैं 10 सेकेंड्स। 102, 90 लिख लिया, और 86 लिख लिया, 94 ठीक, 98 अच्छा, 100, 85, 91 अच्छा जी, 101 भी आ गया है। अभी देखते हैं जरा इन डाउट्स में से कुछ ही डाउट्स होंगे जो डिस्कस करेंगे, बाकी मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है नहीं जो हम हर चीज का डिटेल डिस्कशन करें। चलो तो ये क्वेश्चंस लिख लिए मैंने, पहले इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90 से 90 से पहले क्वेश्चन नंबर 86, 88 भी। चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 86 जल्दी से लिख लिया मैंने 98। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ दिस इज अ यूनिट वेक्टर। लिख लिया मैंने 101। क्वेश्चन नंबर 86 यूनिट वेक्टर के लिए अगर बोला गया है उसने कि a का यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है 1। तो a का मॉडुलस कितना आएगा, दैट इज अंडर रूट 0.4 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व करके क्या निकाल देना है, c निकाल देना है। तो आई थिंक ये चीज बहुत क्लियर है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन है। ये था क्वेश्चन नंबर 86। चलो अभी देखते हैं 93। अब क्वेश्चन नंबर मैं देख रहा हूं 88। क्वेश्चन नंबर 88 में मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स व्हिच गिव अ रिजल्टेंट 0। ये अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 88 पर सब लोग स्टार लगा लेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कितने फोर्सेस चाहिए हो कि रिजल्टेंट 0 मिल जाए। तो देखो उसने अगर वो बोलता कि फोर्सेस अगर कोप्लेनर होते, मान लो फोर्सेस कितने होते, कोप्लेनर होते। तो अगर फोर्सेस कोप्लेनर होते तो हम दो फोर्सेस से भी काम चला सकते, इसका भी रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, 0 आएगा। और तीन फोर्सेस से भी काम चला सकते। तो देखो कैसे, हमने देखा था ट्रायंगल लॉ की मदद से, ठीक है। यहां पर भी रिजल्टेंट कितना मिलेगा भाई, 0 मिल जाएगा। अगर मैं इस तरीके से देखूं तो F1, F2 और F3 इन तीनों का सम कितना मिलेगा, रिजल्टेंट मतलब 0 मिलेगा। 96 भी देख लेंगे। तो यहां पर मिनिमम अगर फोर्सेस कोप्लेनर है तो हम मिनिमम कितने फोर्सेस रखें, मिनिमम 2, और रिजल्टेंट मिल जाएगा 0। लेकिन अगर मान लो नॉन कोप्लेनर हो गए तो क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर अगर है तो नॉन कोप्लेनर अगर है तो हमें चेक करना होगा कि भाई मिनिमम कितने फोर्सेस लगे रिजल्टेंट 0 मिल जाए। तो ये हो गया कोप्लेनर का, ये हो गया नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर को ध्यान से समझो। सपोज करो
ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई और जेड। एक फोर्स मैंने ऐसे बना लिया, दूसरा फोर्स मैंने ऐसे बना लिया, तो F2 और F1 का जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 will be F3 और F1 और F2 अगर अलग अलग फोर्सेस हैं तो देखो रिजल्टेंट F1 F2 का F3 आएगा एंड डेट विल लाई, और ये उसी प्लेन में लाई करेगा जो F1 और F2 के बीच का होगा। जरा ध्यान से देखो, रिजल्टेंट और F1 एंड F2 विल बी F3 और डेट विल बी कैंसिल आउट, तो F1 और F2 का F3 आ गया एंड F1 F2 F3 are not coplanar. Then F4 is also required to make resultant 0। जरा ध्यान से देखो, तो यहां पर मिनिमम कितने फोर्सेस लग गए हैं, F3 को कैंसिल करने के लिए एक F4 भी लगेगा। जरा चेक करो, इनको लिख लो जल्दी से, पहले ये लिखो, और कोई डाउट है तो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इसको लिख लो। मतलब सर को नॉन हाँ। कोप्लेनर में मिनिमम 4 फोर्सेस लगती हैं। नॉन कोप्लेनर में बिल्कुल। ओके सर। इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है ये 88। और देखो यहां पर सभी के मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हैं, लेकिन अगर उसने बोल रखा है क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स व्हिच कैन गिव अ रिजल्टेंट 0, तो मिनिमम नंबर वाला केस अगर हम ये वाला ले लें तो वो कितना हो जाएगा, 2 वेक्टर से काम चल जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या आ गया, 2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन 88 का आंसर आ गया 2। देखो अभी मैं इसको समझाता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फोर्सेस अगर नॉन कोप्लेनर हो गए तो देखो जरा, ये F1 ये F2 और इनका रिजल्टेंट मान लिया हमने कहीं, ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे कुछ इस तरीके से, और ये हो गया इनका रिजल्टेंट दैट इज F3। और देखो ये F1 हो गया, F2 हो गया। अब ये F3 किसकी मदद से आया है, F1 प्लस F2 की मदद से। लेकिन अब मुझे अगर इस रिजल्टेंट को कैंसिल करना है तो मेरे पास जो तीसरा फोर्स है वो नॉन कोप्लेनर है। F1 और F2 के प्लेन में आएगा कौन, F3। रिजल्टेंट याद रखना, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स will always lie in the same plane of the vectors। ये बात याद रखना। तो ये जो F3 है ये F1 और F2 के प्लेन में ही लाई करेगा।
लेकिन मुझे अगर रिजल्टेंट 0 बनाना है तो मुझे एक वेक्टर और चाहिए होगा जो इस रिजल्टेंट के साथ इसी प्लेन में रहे, या फिर अगर वो नॉन कोप्लेनर है तो वो कोई दूसरे प्लेन में जाएगा। यानी ये मान लिया मैंने कोई दूसरा फोर्स जो दूसरे प्लेन में है, F4 इज नॉन कोप्लेनर with F3 with F1 plus F2। तो अगर मैं अब F3 और F4 के बीच का रिजल्टेंट देखूं तो वो कहां मिलेगा मुझे, वो यहां मिलेगा, दैट इज F5। तो देखो F5, F4 और F3 ये तीनों मिलाकर F3, F4 एंड F5 ये तीनों मिलाकर मेक रिजल्टेंट 0 या कैन मेक रिजल्टेंट 0 अगर फोर्सेस कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर। सर एक बार और F4 समझा दो। देखो F4 जो होगा वो नॉन कोप्लेनर है किसके, F1 और F2 के, तो वो नॉन कोप्लेनर होगा किसके, F3 के भी होगा। और F3 है क्या, F1 और F2 है, क्योंकि मैंने फोर्सेस लिए हैं नॉन कोप्लेनर। तो F1 और F2 जो है उनके प्लेन में कौन लाई कर गया, F3। लेकिन F1 और F2 के नॉन कोप्लेनर कौन है, F4। तो F3 के साथ कौन बना रहा है एंगल, कुछ F4 बना रहा है। लेकिन मैं अगर नेट रिजल्टेंट 0 बनाना चाहता हूं तो F3 और F4 का कैंसिल कौन करेगा, F5। यानी मुझे F5 की भी जरूरत पड़ गई। तो मुझे कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ी, देखो F3 तो किससे मिलकर बना है, F1 प्लस F2 से। तो मुझे 1 2 3 4 वेक्टर्स की जरूरत पड़ गई। तो ये बात याद रखना, 4 is the minimum number of coplanar vectors, sorry, non-coplanar vectors for resultant equal to 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सर हाँ सर F4 को तो हम अपने मन से लेंगे ना, कितना भी बिल्कुल। बड़ा ले सकते हैं। बिल्कुल, कुल मिला के बात आ रही है कि हमें कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी कि नेट रिजल्टेंट 0 बना पाए। और सर F3 और F4 एक प्लेन में लाई करेंगे या नहीं? F3 और F4 नॉन कोप्लेनर है, क्योंकि F4 नॉन कोप्लेनर है किसके साथ, F1 और F2 के साथ। तो F3 के साथ भी क्या हो गया, नॉन कोप्लेनर। सर जब F1 और F2 दोनों नॉन कोप्लेनर हैं तो सर F3 जो है उसका रिजल्टेंट आ रहा है। F1 और F2 आपस में प्लेनर है, मतलब कोप्लेनर है। अच्छा, लेकिन F4 F1 और F2 के साथ कोप्लेनर नहीं है। ठीक। दो वेक्टर्स, चलो अभी मैं बताता हूं तुम्हें, क्या हम दो वेक्टर्स को हमेशा कोप्लेनर बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। एक चीज और लिख लेना नीचे, इंपॉर्टेंट, टू वेक्टर्स कैन बी ऑलवेज coplanar if they are not fixed। if they are not fixed का मतलब अगर वो पोजीशन वेक्टर नहीं है या कोई इस तरीके के वेक्टर नहीं है जो फिक्स होते हैं, तो वो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर हो सकते हैं। तो ये डिस्कशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर डिस्कशन में ध्यान नहीं आया हो तो तुम्हें सिर्फ रिजल्ट्स ध्यान रखने हैं कैसे भी। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार सोचो, इसको, इस चीजों को सोचो, इमेजिन करो। इमेजिन करोगे अगर अभी से, तभी उस तरीके की थिंकिंग डेवलप हो पाएगी। तो पेन पेंसिल लेकर थोड़ा सा सोचा करो, ठीक है, कि पेन एक वेक्टर ये मान लिया, दूसरा वेक्टर ये मान लिया, तीसरा वेक्टर नॉन कोप्लेनर मान लिया, तो मजा आएगा। हटा रहा हूं अब मैं।
लेकिन क्वेश्चन 88 का तो आंसर कितना सा आ गया, सिंपल 2। चलो तो ये था क्वेश्चन 88 जिसके बेसिस पर हमने बहुत सारी चीजें डिसाइड कर ली, ठीक है। और अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 86 हो गया, 88 हो गया, अब आ रहा है क्वेश्चन 91 या 90 नहीं बताऊंगा मैं, 90 में सिर्फ तुम्हें a प्लस बी वेक्टर करना है और डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा किसके अलोंग, a प्लस बी के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 90, ये मैं नहीं बताऊंगा, बस इतनी सी हिंट है। क्वेश्चन नंबर 90 के बाद क्वेश्चन नंबर 91, पार्टिकल मूव्स अंडर द फोर्स पावर डिलीवर्ड का फॉर्मूला ये भी मैं बता चुका हूं, F डॉट बी, और डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। 91 के बाद 94, द वेक्टर सम ऑफ n कोप्लेनर फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f, सर वो each of फोर्स वेलोसिटी है ना? बिल्कुल, v इज द वेलोसिटी। और 94 तो हम कई बार कर चुके हैं। 94 मैंने आपको बताया भी था कि तीन वेक्टर्स अगर मैं ऐसे ले लूं जो 120 डिग्री पर सेपरेटेड हैं और सभी का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो पॉलीगन लॉ लगाकर हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, इन वेक्टर्स को शिफ्ट करके। तो पॉलीगन लॉ के हिसाब से इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। रिजल्टेंट विल बी 0 पॉलीगन लॉ लगाएंगे तो। और ये देखो, ये 120 है क्या, 360 डिवाइड बाई 3, क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस कितने लिए हमने, 3। और इसी तरीके से अगर मैं बहुत सारे फोर्सेस ले लूं जो कि सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मान लिए n फोर्सेस ले लिए, तो एक के बीच का एंगल कितना आएगा, 2 पाई बाई n। तो इसको भी हम पॉलीगन लॉ की मदद से रिजल्टेंट कितना बोल सकते हैं, 0। सेम चीज है, चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, एक ही बात है। एंगल कितना है दो वेक्टर्स के बीच का, 2 पाई बाई n। यहां पर भी कितना है, 2 पाई बाई 3, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये है 94, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं 98। Which of the rectangular pair may be the components of 13 Newton force? देखते हैं 93। तो पहले देखेंगे 98 जो कि लिखा हुआ है, Which of the rectangular pair may be the components of 13 Newton force? 13 न्यूटन फोर्स को बनाने के लिए ये हमारा रिजल्टेंट है, अगर तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बनता है वो मान लो दो फोर्स की मदद से बनता है, ए और बी की मदद से। तो बताओ जल्दी से कौन से कंपोनेंट्स पॉसिबल नहीं है। रिजल्टेंट अगर हम बनाना है ए और बी की मदद से, तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम मिलता है हमें और रिजल्टेंट का मिनिमम तो यहां से अगर हम पहला ऑप्शन चेक करें, चलो तो देखते हैं रेक्टेंगुलर पेयर्स। रेक्टेंगुलर पेयर्स को अच्छे से समझ लो क्या कहता है। रेक्टेंगुलर पेयर क्या होता है, रेक्टेंगुलर पेयर्स मतलब द पेयर्स ऑफ वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब बोलते हैं उनको रेक्टेंगुलर पेयर्स। द पेयर ऑफ द वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये लिख लो जल्दी से डेफिनेशन। और अब हमें यहां पर देखना होगा इस ऑप्शन के हिसाब से कि ऐसे कौन से पेयर है जो रेक्टेंगुलर भी हो और उनका रिजल्टेंट 13 भी आ सके। तो 13 हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो अगर मैं सी ऑप्शन या फिर ए ऑप्शन की बात करूं, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन में एक दिया हुआ है 5 और एक दिया हुआ है 12। तो अगर मैंने इनको परपेंडिकुलर मान लिया तो बिल्कुल सही है कि इनकी जो रिजल्टेंट होगी
उसका मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है 13, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर कि भाई 5 और 12 का रिजल्टेंट कितना आ रहा है 13 पाइथागोरस थ्योरम से, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो 10 और 11 13 दे तो सकते हैं, पर क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? 10 और 11 को अगर मैं परपेंडिकुलर कर दूं तो क्या मुझे 13 रिजल्टेंट मिलेगा? मुझे 13 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 6.5 और 6.5 ये जब पैरेलल जुड़ेंगे तब मिलेगा 13। क्या एंगल इनके बीच का 90 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया? ए। किसी को कुछ पूछना है तो मैं यहाँ रुका हुआ हूं 5 सेकेंड्स, नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन। यहाँ पर मेन बात आती है रेक्टेंगुलर पेयर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन वो है जो वेक्टर्स आपस में कैसे हो परपेंडिकुलर, उन्हीं को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पेयर। इसके बाद 100 द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा। 100 वाला जो क्वेश्चन है मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी जो हम करते हैं उसमें जो आंसर आता है मैं मॉड ए प्लस मॉड बी इंटू साइन थीटा और साथ में लगाता हूँ एक एन का यूनिट वेक्टर। तो और मैं जानता हूं कि मॉड ए क्रॉस बी कितना हो गया, मॉड ए क्रॉस बी हो गया मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। तो अगर मुझे मुझे अगर एन वेक्टर चाहिए, ये एन वेक्टर होता क्या है? दिस इज अ यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है किसके? ए के भी और बी के भी। तो मुझे अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूं, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड बी साइन थीटा। और ये लिखा क्या हुआ है? ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मॉड ए क्रॉस बी। तो आपको बस ए क्रॉस बी निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा? वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो परपेंडिकुलर होगा किसके? ए के भी एंड बी के भी। दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो 3 seconds फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी देखता हूँ क्वेश्चन 93। चलो तो ये हो गए 96। चलो तो 101 वाला और बचा हुआ है वो और देखो जल्दी से। 101 ये मैं अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि फिर मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए आगे जाके। तो 101 होमवर्क पूरा होना चाहिए। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए डॉट बी ये किसके बराबर दिया है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपसे पूछा क्या गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो कि किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो मुझे अगर ए और बी वेक्टर पता है तो मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए होगा, तभी मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मुझे थीटा चाहिए। चलो देखते हैं। तो ए डॉट बी अगर खोलेंगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और ये खोलेंगे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास? 1, यानी थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। थीटा को 45 रख दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी 1/√2, क्योंकि cos 45 डिग्री होता है 1/√2। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। तो आई थिंक अब ये कुछ नहीं बचा है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो 101 भी हो गया। लास्ट 3 seconds। Vector is the most important topic in the physics.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीनियर वेलोसिटी? 102 का जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है तुम्हें, ये फॉर्मूला लिख लेना। दिस इज द लीनियर वेलोसिटी, और जो तुम्हें ओमेगा दिया है इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और दिस इज द, ये है रेडियस वेक्टर। तो सारी चीजें दी हुई हैं, बस ये फॉर्मूला लगा देना है 102 में, तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। चलो अब 93 देखते हैं। बहुत देर से पुष्पेंद्र पूछ रहा है क्या है, जरा देखते हैं 93, चेक कर लेते हैं। सर एक बार और फॉर्मूला बताना 02 का। B इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R, 102 का। 93 क्वेश्चन है, सर आर क्या था इधर? R is the radius vector. Given that हमें क्या दिया हुआ है, A vector plus B vector plus C vector is equal to 0. Out of the three vectors A, B, C, अच्छा 2 are equal in magnitude. तो दो वेक्टर्स मान लिए A और B, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। And the magnitude of the third vector is √2 times of other vector. Then the angle between the vectors. तो किसके बीच का एंगल पूछा है? अच्छा, सारे फोर्सेस के बीच का एंगल। तो देखते हैं जरा, A प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो पक्का ये ट्रायंगल बना रहे होंगे। मान लिया भाई A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, तो कोई भी ट्रायंगल बना सकते थे, राइट एंगल ट्रायंगल जरूरी नहीं है। कोई भी वेक्टर, मैंने कोई भी ट्रायंगल ले लिया, ये जितना A वेक्टर है वही B वेक्टर है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और ये हो जाएगा C वेक्टर, और C वेक्टर थोड़ा सा ज्यादा है। तो एक तरीके से ये इस तरीके का बन गया, देखो ये मान लिया मैंने A वेक्टर, ये मान लिया मैंने B वेक्टर, और दिस इज C वेक्टर। ठीक, ये दोनों साइड्स बराबर हैं, और ये है √2 टाइम्स। तो अगर मैं मॉड A को स्मॉल a मान लेता हूं, मॉड B भी स्मॉल a हो जाएगा, तो ये मॉड C हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ A। अब हमें एंगल्स चाहिए इन दोनों के बीच, इन सभी के बीच के। तो देखते हैं। तो अब एंगल्स अगर ढूंढना है तो मॉड A इक्वल टू मॉड B वाली कंडीशन लगा दी, और ये √2a चाहिए। ये √2a कब बनेगा? √2a तभी बनेगा जब ये A हो, ये भी A हो, तब जाकर ये √2a बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि A वेक्टर यहां मान लिया मैंने, ये है B वेक्टर और ये है C वेक्टर। तो A और B के बीच का हो गया 90 डिग्री। ये दोनों साइड्स अगर बराबर है तो दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ये हो गया 45 और ये हो गया 45। तो आंसर आ गया बी। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। √2a होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। आंसर सर वेक्टर्स इसमें हेड टू टेल जुड़े हुए हैं ना, टेल टू टेल लाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। यहाँ पर हमने एक हेड जोड़ा है। होगा। हाँ, अभी बता रहा हूँ, एक मिनट पहले इस चीज को जरा समझ लो। मैग्नीट्यूड हमें √2a चाहिए और ये a है, तो अगर मैं इनके बीच का एंगल मान लेता हूं थीटा, तो चलो देखो जरा, तो है क्या यहां से a प्लस बी दैट इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। तो मैं अगर मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी किसके बराबर आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी क्या लिख सकते हैं?
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू √2a। ठीक है, और यहां से सॉल्व करोगे तो देखो मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं बोथ द साइड्स, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये बना 1 प्लस cos थीटा और यहां बनेगा 2a स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया और cos थीटा आ गया कितना 0, तो थीटा कितना आ गया π/2। और अगर ये अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो फिर एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। जरा देखो ध्यान से, अब मुझे ट्रायंगल ये दिया है, मुझे ये पता चल गया कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है π/2, तो अगर मैं ये ए वेक्टर बना रहा हूं तो बी वेक्टर मुझे ये बनाना होगा। तो सी वेक्टर जो था वो ऐसे में था, दिस इज द सी वेक्टर, तो सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला होगा, ये एंगल है 90, तो ये है 45, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो दिस इज ऑल्सो 45, लेकिन ये कितना हो जाएगा 135। जरा देखो ध्यान से, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते। हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, ये तो वैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हाँ बिल्कुल, और ये भी समझ में आ रहा है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तुम अगर एंगल्स अगर देखना चाहते हो तो बस तुम्हें एंगल्स देखने की जरूरत पड़ेगी, और एंगल्स हमेशा कौन सी कंडीशन में देखते हैं, टेल टू टेल या हेड टू हेड। तो मैं अगर बी और सी के बीच के एंगल की बात करूं तो वो भी कितना है 135 डिग्री। इसी तरीके से ए और सी के बीच की बात करूंगा तो 135, लेकिन ए और बी के बीच की बात करूंगा तो 90। तो सर अपन को एंगल सी बी और ए और सी के एक्सटीरियर एंगल्स लेने हैं, इंटीरियर एंगल नहीं लेने। देखो हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स चाहिए, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स तभी मिलेंगे जब या तो तुम टेल टू टेल कंडीशन प्रोड्यूस कर लो या हेड टू हेड। तो ये कौन सी कंडीशन है अभी, टेल टू टेल, तो हम ये वाले जो एंगल है जो 135 है इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन सी एंड ए, सॉरी सी एंड बी। इस चीज को समझने की कोशिश करो। हमने क्या बोला था कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कब देखते हैं, जब वो टेल टू टेल कंडीशन में हो या हेड टू हेड। तो हमें वो कंडीशंस प्रोड्यूस करनी होगी। जैसे मैंने ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड करने से हो क्या रहा है, बी का टेल मिल गया और ए का टेल मिल गया, और मैं इन दोनों के बीच का एंगल देख रहा हूं कितना है 90। इसी तरीके से मैंने बी को एक्सटेंड कर दिया और सी को इस तरफ था, तो सी और बी की यहां कौन सी कंडीशन आ गई, टेल टू टेल। तो हम टेल टू टेल वाली कंडीशन में एंगल देखेंगे तो वो मिलेगा 135। इसी तरीके से सी और ए के बीच में भी 130। चलो हटा रहा हूं अब मैं। ठीक है, अब यहां पर डिस्कशन, लामिस थ्योरम भी एप्लीकेबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 96, हाँ सर प्लीज टेल 96। अच्छा चलो ठीक है, 96 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स, ये हमने कल ही देख लिया था। ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इनसे बना हुआ जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया अगर चाहिए तो एरिया हम कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी करके। एकता ये नहीं पढ़ा था हमने, यस सर। किया था, यस सर। नहीं किया, सर मेरा ना आंसर रॉन्ग आ रहा था, मैंने करके देखा था, मैं दोबारा करके देखूंगी। ये कितनों का आंसर आ गया था 96 का, चलो ठीक है, तो आ गया था आंसर, करके देखना एक था दोबारा। तो यहाँ पर हम डिस्कशन खत्म करते हैं।
मिक्स्ड क्वेश्चंस का शीट का क्वेश्चंस अभी तक हम यही डिस्कस रखेंगे और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिससे तुम्हें एक नया होमवर्क मिलेगा और दैट चैप्टर इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। सर हाँ सर आपने कहा था पिछली क्लास में कि एक्सियल वेक्टर्स और बाकी के जो वेक्टर रह गए हम वो करेंगे। बहुत बिल्कुल सही याद दिलाया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। एक्सियल वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। एक्सियल वेक्टर्स और समझ लो जिससे कि काम खत्म हो जाएगा। एक्सियल वेक्टर्स की पहले मैं लिखवाऊंगा डेफिनेशन। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं, these vectors are used to represent the rotational effects. Are used to represent the rotational effects. ठीक है? And their direction is always along the axis of rotation and given by screw rule या फिर थंब रूल। ये होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। एग्जांपल लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गई इनकी डेफिनेशन। ये वेक्टर्स देखो, अभी तक हमने कौन से वेक्टर्स पढ़े थे? लीनियर वेक्टर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे थे, पोजीशन शो कर रहे थे, पर कोई भी रोटेशन शो नहीं कर रहा। कोई भी वेक्टर अभी तक हमने, जैसे पंखा है, फैन है, ठीक है, ये फैन अगर है और दिस इज द सीलिंग, ठीक है, और ये फैन जो है वो घूम रहा है ऐसे, ठीक है, तो ये फैन जो घूम रहा है, तो ये घूमने वाला जो वेक्टर होता है, जो घूमना बताता है कि कोई चीज घूम रही है, इस वेक्टर का अभी तक हमने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं देखा। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रोटेशन के इफेक्ट को, वो होते हैं एक्सियल वेक्टर्स। और एक्सियल वेक्टर्स का मतलब क्या है? एक्सिस के अलोंग। तो एक्सिस कौन सी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये वाली, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब देखो जरा, ये अगर घूम रहा है, मान लो मैंने इसकी घूमने की स्पीड रख दी ओमेगा, ठीक है, तो ओमेगा घूम रहा है, मतलब घूमने का मतलब क्या हो गया कि एंगल कवर कर रहा है सर्कल में। तो जब सर्कुलर एंगल कवर करते हैं तो इसका मतलब है कि अभी इस समय कुछ यहाँ था, कुछ समय के बाद घूमने के बाद ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कुछ एंगल कवर करेगा किसी टी टाइम में। तो अगर हम ओमेगा स्पीड निकालें तो एंगल डिवाइड बाय टाइम, कितना एंगल कवर किया डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। तो यहां से ओमेगा की यूनिट क्या आ जाएगी? एंगल की होती है रेडियन और यूनिट की होती है सेकंड। तो दिस इज ओमेगा, जो एंगुलर स्पीड बताती है घूमने की। तो ये ओमेगा की अगर हम डायरेक्शन देखें तो ओमेगा इज द वेक्टर। कौन सा वेक्टर? दिस इज द एक्सियल वेक्टर। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें देखनी होगी थंब रूल से या फिर स्क्रू रूल से। तो अगर मैं स्क्रू रखूं, स्क्रू अगर मैं रखता हूं, तो देखो मैंने स्क्रू रखा, ऊपर से देख रहा हूं मैं, यहाँ ऊपर से देखूंगा, तो जब मैं इस पर स्क्रू रखता हूं तो देखो जरा, ये मैंने स्क्रू रखा और इस स्क्रू को ओमेगा की डायरेक्शन में ही घुमाया,
तो जब मैं घुमा रहा हूं तो स्क्रू ऊपर जाएगा या नीचे, जल्दी से बताओ मुझे। स्क्रू कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? बिल्कुल अप डायरेक्शन, ये ऊपर जाएगा। इसका मतलब है कि ओमेगा की जो डायरेक्शन है, दिस विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। तो ये हो गया स्क्रू रूल। थंब रूल से भी हम कैसे बोल सकते हैं? थंब के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो, ये तो हो गया स्क्रू रूल। थंब रूल में इसके बगल में ही बताता हूं। थंब रूल अगर हम देखें तो हम ओमेगा जो है हमारा, उसके अलोंग हम थंब मतलब कर्ल करेंगे। सो कर्ल द राइट हैंड फिंगर्स, along the rotation। तो देखो, जब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे, सपोज करो ये मैंने फिंगर्स बना दी, तो जब मैं फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं तो मेरा थंब कहाँ आएगा? मेरा थंब आएगा ऊपर की डायरेक्शन। हाथ वगैरह तुम बना लेना अच्छे से। तो ये मेरा थंब है, ये कहाँ आ रहा है? ऊपर की डायरेक्शन है, क्योंकि मैं ओमेगा के अलोंग कर्ल कर रहा हूं। तो जब मैं कर्ल करूंगा तो देखो, जब मैं कर्ल कर रहा हूं राइट हैंड से, तो जब मैं कर्ल करूंगा तो मेरा थंब कहाँ आ रहा है? ऊपर। अगर ये ऐसे में होता तो थंब नीचे आता, पर ये कैसे घूम रहा है? ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कहाँ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो थंब है वो शो करेगा ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन को। चलो, तो ये जल्दी से नोट डाउन करो, ये एक्सियल वेक्टर्स, इनका मेन यूज होने वाला है तुम्हारा रोटेशनल चैप्टर में। तो अभी तो कोई ज्यादा यूज होगा नहीं, लेकिन रोटेशनल चैप्टर जब आएगा तब ज्यादा यूज होने वाला। तो अभी तो सिर्फ नॉलेज में रखो कि हाँ एक एक्सियल वेक्टर्स होते हैं और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है, और दो तरीके से दे सकते हैं, स्क्रू रूल की मदद से या फिर राइट हैंड थंब रूल जो हमने पढ़ा था उसकी सर मदद। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में घूम तो? हाँ, तो अभी मैं पूछता हूँ तुमसे, थोड़ी देर बाद कुछ हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहले लिख लो, लिखने के लिए लास्ट 10 सेकेंड्स। सर वो क्या लिखा है? W ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी। सर कुंडे में एकदम नीचे हाँ उस साइड, बिल्कुल, थीटा बाई टी, और सर बगल में थीटा बाय टी के आर ए डी अपॉन रेडियन एस, पर सेकंड रेडियन पर सेकेंड होगा। यूनिट हो जाएगी इसकी। ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड। तो देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं जल्दी से। तो अगर हम सपोज करो ये एक रॉड है, और इस रॉड के अबाउट सेंटर से मैंने एक व्हील जो है लगा दिया। तो ये हो गया व्हील, और इस व्हील को मैं घुमा रहा हूं। तो देखो, इस व्हील को मैं कैसे घुमा रहा हूं? जब मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देखने पर मुझे व्हील ऐसे में घूमता हुआ दिख रहा है। तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी वो ये हो जाएगी, जिसके अबाउट ये व्हील घूम रहा है। तो दिस इज अ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और अगर मैं जैसे कोई भी पॉइंट चुनता हूं, मान लो ये व्हील का मैंने ये वाला पॉइंट चुना, तो ये पॉइंट किसी टी टाइम के बाद यहां पहुंच जाएगा, यानी ये एंगल कवर कर लेगा कुछ थीटा। तो ये घूम कैसे रहा है? ये ऐसे में घूम रहा है, तभी तो ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा। तो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मुझे तुम डायरेक्शंस बताओ। ओमेगा की जो डायरेक्शन है एक्स वाई माइनस वाई या जेड, तो देखो
हाँ, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही समझ गए। ओमेगा की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी अलोंग एक्स। जब हम कर्ल करेंगे, यहां से देखने पर जब हम कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब है, देखो जरा, ये हमने फिंगर्स कर्ल की, थंब कहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ओमेगा हो जाएगा इस तरफ, तो ओमेगा विल बी अलोंग एक्स। या स्क्रू रखो, स्क्रू अगर तुम घुमाओगे तो वो बाहर जाएगा, तो ओमेगा विल बी अलोंग एक्स, ठीक है। बट सेंस ऑफ रोटेशन, बट द सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर देखने पर दिस इज अ ऑब्जर्वर, सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ये 12 बज रहे हैं, यहाँ 9 है या एंटी 6 क्लॉकवाइज सर। हाँ, देखो जरा, यहां से यहां जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, तो सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। याद रखना, ऑब्जर्वर बदल गया तो सेंस ऑफ रोटेशन भी बदल जाएगा। नोट डाउन कर लो जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर डायरेक्शन तो सेम रहेगी ना? बिल्कुल, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। नोट करने की बात यह है, जो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है will be depend only on coordinate system, not observer। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जो है ओमेगा की वो डिसाइड होगी, ना कि ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर अगर तुम्हारा यहां पर है और एक ऑब्जर्वर अगर तुम्हारा यहां पर है, तब भी ये ओमेगा जो बोलेगा वो किस डायरेक्शन में बोलेगा, इसके अकॉर्डिंग भी ओमेगा इसी डायरेक्शन में आएगी जो इसके अकॉर्डिंग आ रही। लेकिन सेंस ऑफ रोटेशन कैसा हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। बिल्कुल। क्योंकि अब जो घड़ी तुम्हें यहां से दिख रही थी अब वो पीछे है, बस तो डायरेक्शन सेम रहेगी ना? हाँ सेम ही रह रहा है। सेंस ऑफ रोटेशन अभी भी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज ही है। चलो नोट कर लो, दोनों ही चीजें इस वाले केस में सेम है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा। देखो हमेशा एक जैसी नहीं मिलेंगी चीजें, आपको ऑब्जर्वर डिसाइड करना होगा और फिर सारी चीजें देखनी होगी। तो अगर मैं कोई और ऑब्जर्वर रख दूं तो वो बता ही नहीं पाएगा कि क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन हर कोई बता पाएगा। तो ये था एक्सियल वेक्टर्स, और बाकी जो दूसरा पॉइंट था कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, वो हम पहले ही देख चुके हैं। और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दिस इज अवर न्यू चैप्टर। बहुत अच्छे से हेडिंग डाल लो। अभी देखेंगे वो एक्स्ट्रा डाउट सेशन में देख लेंगे वो सारी चीजें, जो इंडिविजुअल डाउट्स हैं वो हम डाउट सेशन के लिए रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ क्लास के डाउट्स ले सकते हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, दैट इज योर हेडिंग। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, इस चैप्टर को क्यों पढ़ा जाए। नीड ऑफ मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारी पहली यूनिट होगी,
कि नीड ऑफ मेजरमेंट या फिर यूनिट क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है बता सकता है कोई मुझे? कॉमन सेंस मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है ये, यहाँ कोई फिजिक्स नहीं चाहिए। कंपैरिजन करने के लिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। टू कंपेयर अमंग, ठीक है, टू कंपेयर अमंग द क्वांटिटीज ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। अमंग या तो आप अमाउंट बोलो, तो मेजरमेंट की जरूरत है कि हम अमाउंट को कंपेयर कर पाए, ठीक है। और ये हो गया मेजरमेंट की जो जरूरत है वो हमें अमाउंट को कंपेयर करने के लिए जरूरत है, तो ये हो गई मेजरमेंट की बात। और डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजरमेंट ये दिया जाता है किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ यूनिट्स। क्या मेजर किसको कर रहे हो? तो मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजरमेंट ये हम यूनिट्स की मदद से देते हैं। जैसे कि अगर हमने किसी का मास मेजर किया है तो हम यूनिट क्या बोलेंगे भाई? केजी। तो अगर आपने ये लिख दिया 1 केजी, दैट मीन्स सफिशिएंट है, बताना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या मेजर किया। पक्की बात है कि हमने मास ही मेजर किया है जिसकी यूनिट क्या है? केजी। मेजरमेंट के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट के पहले कुछ भी नहीं है, सिर्फ एरो बना हुआ है। जल्दी से लिख लो और फिर हम डिस्कस करेंगे ये है नीड ऑफ मेजरमेंट, और अब हम देखेंगे नीड फॉर मेजरमेंट। किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? दैट इज अ नीड फॉर मेजरमेंट। कोई बता सकता है मुझे किन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी? कॉमन सेंस लगाओ। शक्कर लेने जाते हो तो शक्कर के लिए क्या क्या बोलते हो? सर यूनिट और नंबर। यूनिट एंड बिल्कुल। नंबर। अमाउंट बताने के लिए नंबर, और क्या मेजर कर रहे हो उसके लिए यूनिट। तो यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर्ड, ये पहली नीड है। एंड सेकंड नीड इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, अमाउंट से समझ लो, ऑफ द क्वांटिटी। इन दो चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम जब देते हैं फाइनली मेजर करके, तो हम कैसे देते हैं? हम देते हैं उसका मैग्नीट्यूड और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी यूनिट का, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट देते हैं। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम दे रहा हूं मैं 15 सेकेंड्स। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं या क्वांटिटीज होती हैं जो मेजरमेंट के लिए यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या?
फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? दोज which can be measured, ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके, these are called physical quantities. ठीक है? और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? पहली है फंडामेंटल क्वांटिटीज। हाँ, और दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये चीज देखते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो दोज क्वांटिटीज which can't be derived from other quantities, जो दूसरों के हेल्प से ड्राइव नहीं हो सकती, मींस इंडिपेंडेंट। यहां लिख देता हूं, मींस इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। ऐसी क्वांटिटी जो किसी और की मदद से ड्राइव नहीं होती, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूं जिससे सिमेट्रिक दिखेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। एग्जांपल्स, की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं, तो इसमें जैसे मास है, ठीक है, लेंथ है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, moles, या मोल्स। ठीक है, और बताओगे? 7 होती हैं। सात टेम्परेचर, ये होता है मोल्स, किसकी होती है? अमाउंट ऑफ amount of substance, बिल्कुल। टेम्परेचर, टेम्परेचर, जूल्स, और बताओ? बस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा यूनिट सिस्टम में ये जो 7 क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, याद रखना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से सिस्टम में? ऐसा यूनिट सिस्टम। अभी हम इनको अलग से भी देखेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ मैंने एग्जांपल बताया। देखो, मास अलग चीज है, लेंथ अलग चीज है, ये सारी चीजें एक दूसरे के डिपेंडेंसी नहीं रखती। आप टाइम को मेजर करते वक्त मास का ख्याल नहीं रखते, लेंथ को मेजर करते वक्त मास का ख्याल नहीं रखोगे। ये सारी क्वांटिटीज अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब दूसरी तरीके की जो क्वांटिटीज होती हैं उनको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? क्वांटिटीज which can be derived from fundamental quantities। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बिल्कुल। वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा, मोमेंटम, बहुत सारे हैं। ये सारी चीजें इन क्वांटिटीज की मदद से बनती है जो फंडामेंटल होती है। बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज के आप वेलोसिटी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? वेलोसिटी के लिए क्या जरूरत है? लेंथ की जरूरत है और टाइम की भी जरूरत है। इसी तरीके से स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड के लिए भी किन दोनों क्वांटिटीज की जरूरत है? लेंथ की भी और टाइम की भी।
स्पीड के लिए भी लेंथ अपॉन टाइम चाहिए, और एक्सेलरेशन के लिए भी क्या चाहिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखते हैं। वेलोसिटी खुद ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो ये सारी चीजें ड्राइव्ड क्वांटिटी। सर फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपने करंट मेंशन किया है, राइट? बिल्कुल, सर करंट इज डिपेंडेंट ऑन चार्ज पर करंट टाइम। इज डिपेंडेंट ऑन द चार्ज, पर मैं यहाँ पर करंट को डिपेंडेंट नहीं बोलूंगा चार्ज पर, मैं बोलूंगा चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन द करंट। सर सर लेकिन करंट भी डिराइव्ड क्वांटिटीज से डिराइव्ड हुआ है, मतलब कैसे बताओ? सर मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। हाँ, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। यस सर। तो फिर मैं चार्ज को ड्राइव्ड बोलूंगा अगर मैं करंट को फंडामेंटल बोल रहा हूँ। यस। तो एक्चुअल में ऐसा ही यूनिट सिस्टम में किसको फंडामेंटल माना गया है? करंट को। सर चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। सर बोलो। इसमें दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं सर। सर एक तो करंट आपने बताया सर, करंट में हाँ। टाइम भी तो आ रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो सर और फंडामेंटल क्वांटिटी उसके अंदर करंट में। बिल्कुल, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी ही होना पड़ेगी, क्योंकि चार्ज को हम विद द हेल्प ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटीज ड्राइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं। तो यहाँ पर चार्ज कैसा है? ड्राइव्ड है। करंट फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक ड्राइव्ड क्वांटिटी दे रहा है। सर इसलिए करंट को फंडामेंटल ही होना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो अपने ऊपर है ना कि हम किसको फंडामेंटल मान रहे हैं, तो उसके हिसाब से दूसरी डिराइव्ड हो जाएगी। वो तो जैसे मैं ऑब्वियस सी बात है, ऐसा यूनिट सिस्टम को ही हमें मानना होगा। हाँ वो सर, वो तो स्टैंडर्ड हो गया ना, तो उसी को मानेंगे ना। बिल्कुल, स्टैंडर्ड जो हो गया है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड कर दिया है, उसी को तुम्हें फंडामेंटल मानना पड़ेगा। तो चार्ज को यहाँ पर फंडामेंटल पे जगह नहीं दी गई है, तो आप हमेशा याद रखना ऐसा ही यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी। चलो जल्दी से नोट करो, लास्ट 10 सेकेंड्स। सर हाँ, सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, तो फिर सर वो तो मास पर डिपेंडेंट होता है, और मास तो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है। किसने तो बोला ये मोल? मोल कैसे? मास पर, मोल तो रेशो होता है। ओके सर। मोल्स एक तरीके की यूनिट है जो हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज बता सकते हैं, मतलब हम नंबर बताते हैं मोल्स की मदद से। मोल्स को डिफाइन करते हैं रेशो की मदद से। अब हम देखेंगे कुछ सिस्टम्स, ठीक है? तो जैसे हम यूनिट्स की अगर हम बात करें, तो यूनिट्स, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यूनिट्स, ठीक है? तो यूनिट्स क्यों यूज होती है? फॉर मेकिंग कंपैरिजन easier, for making comparison easier, ठीक है? There are some international systems system of units are defined. पहला जो सिस्टम है that is CGS system. CGS सिस्टम में तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ की जो यूनिट रखी गई है दैट इज सेंटीमीटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीएम लिखते हैं। मास, जिसको हम किलोग्राम में, ग्राम में मेजर करेंगे सीजीएस सिस्टम में, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और टाइम, जो कि सेकंड्स में मेजर होता है यहाँ, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है कौन सा सिस्टम? सीजीएस सिस्टम, लेंथ, मास एंड टाइम। इसी तरीके से दूसरा सिस्टम बनाया गया
that is FPS system. कोई मुझे बताएगा लेंथ किसमें आएगी यहाँ पर? फुट. बिल्कुल स्टार्ट फुट, मास पाउंड में और टाइम सेकेंड्स में. फुट, पाउंड्स LB और सेकेंड्स S. ठीक है. और थर्ड सिस्टम है दैट इज MKS सिस्टम. MKS सिस्टम में लेंथ आती है मीटर में, केजी. हाँ, और मास आता है किलोग्राम, जिसको हम केजी लिखते हैं, और टाइम आता है सेकंड्स. हाँ, किसी को कोई डाउट? सर हाँ मतलब इन सिस्टम्स में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास और टाइम. बिल्कुल, लेंथ मास एंड टाइम. तो जो बाकी की जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो डिराइव्ड होंगी यहाँ पे. वो कौन से सिस्टम में है? एसआई सिस्टम में. तो SI सिस्टम. वहाँ पे यहाँ पे डिराइव होंगी वो. अब यहाँ पर हम करंट को डिफाइन नहीं कर सकते, समझ रहे हो? इन Yes, sir. सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हम करंट को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे. तो हमने दूसरी क्वांटिटीज जब मेजर करने की कोशिश की तो उसमें हमें डिफिकल्टी महसूस हो रही थी. तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक चौथा सिस्टम बनाया जो MKS सिस्टम से एडवांस था, जिसमें उन्होंने 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में रख दिया फॉर मेकिंग द इजियर कंपैरिजन. ठीक है, ओके इजी बनाना है कैसे भी करके. तो नोट करेंगे इसको जल्दी से. टेन सेकेंड्स. ठीक है, हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. सॉरी, फुट का FT कर लेना, F नहीं आएगा, अकेला FT फुट. चलो अब हटा रहा हूं मैं इन सब चीजों को. और एक और सिस्टम आया जो कि इनसे एडवांस सिस्टम था, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रखी गई, जो कि अभी अभी हमने देखा था, और डेट इज SI सिस्टम. SI सिस्टम की हम बात करेंगे. तो नेक्स्ट इज फोर्थ वन इज SI सिस्टम. SI सिस्टम जो था, ठीक है, इज अ डेसिमल सिस्टम. इज अ डेसिमल सिस्टम. ठीक है, also known as metric system. इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम. ठीक है, इट इज अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ CGS MKS सिस्टम. CGS और MKS सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन है ये SI सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज नोट डाउन होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो यहाँ पर ली गई अभी अभी हमने देख लिया. ठीक है, पहला है दैट इज लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ वन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, सिक्स्थ वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देख लो जल्दी जल्दी, एंड सेवेंथ वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी.
सर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के आगे ब्रैकेट में मोल लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर किया जाता है यूनिट में। जैसे लेंथ की जो यूनिट है यहाँ पर वो मीटर है, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास को यहाँ पर हम किलोग्राम में यूज करेंगे, जिसको हम केजी लिखते हैं। टाइम को हम यहाँ सेकेंड्स में यूज करेंगे, जिसको हम यहाँ s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसको मेजर करते हैं केल्विन में, जिसको हम यहाँ K से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन मोल, तो ब्रैकेट में नहीं लिखना है, और मोल को हम लिखते हैं इस तरीके से। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज होता है कैंडेला, जिसको हम CD से रिप्रेजेंट करेंगे। कई जगह के की जगह थीटा लिखा होता है, वो यूज कर सकते हैं। थीटा जो है वो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक्चुअल सिंबल जो केल्विन के लिए यूज होता है दैट इज K। सिंबल तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, पर यूनिट टेम्परेचर की SI सिस्टम में केल्विन ही रहेगी। नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो सेल्सियस नहीं होगी टेम्परेचर की? सेल्सियस इज नॉट द SI यूनिट। SI यूनिट है केल्विन। सेल्सियस अदर यूनिट्स में आएगा। टेम्परेचर को अदर यूनिट्स में मेजर करोगे तो सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन हम SI सिस्टम के अंदर की यूनिट्स पढ़ रहे हैं। सेल्सियस कोई एक स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है यूनिट का। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या? अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस। अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये हो गई SI सिस्टम। और SI सिस्टम में भी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर आल्सो देयर। पहली है प्लेन एंगल की, और प्लेन एंगल की जो यूनिट है, जैसे आपको पता है प्लेन एंगल मतलब सिंपल जैसे सर्कल वाला, तो सर्कल वाला जो प्लेन होता है उसमें जो एंगल हम मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था किसमें मेजर करते हैं? रेडियंस। बिल्कुल, रेडियन। ठीक है, या फिर डिग्री। रेडियन या फिर डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक अलग चीज। सॉलिड एंगल देखो, थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूं। यहाँ पर सपोज आपने एक टॉर्च जला दी, दिस इज अ टॉर्च। तो टॉर्च से लाइट रेज जाएंगी कुछ इस तरीके से, और अगर मैं दीवार पर देखता हूं तो मुझे एक ऐसा व्यू नजर आता है जिसमें ये जो रेज हैं, ये जो रेज हैं ये 3 डायमेंशनल है, तो 3D में जा रही है ये। तो 3D रेज जो स्प्रेड हो रहा है। ठीक है। ये वाला जो चीज होती है, ये जो चीज मैंने बनाई है एक सर्कल जिसके अंदर ये रेज जा रही हैं, दिस इज अ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं SR से। सर एक टाइप का फ्रस्टम बन गया है तो। बिल्कुल, 3 डायमेंशनल एंगल की हम बात कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई 3 डायमेंशनल एंगल दैट इज अ सॉलिड एंगल। ये रेज जा रही है 3 डायमेंशनल में, और ये रेज जो एंगल बनाएंगी दैट इज अ 3 डायमेंशनल एंगल, और उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसको तो इसका मेजर किया जाता है स्टेरेडियन। हाँ,
सर इसका सर फॉर्मूला क्या होता है निकालने का जैसे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मैं इस वाले का एरिया देखता हूं, सपोज दिस इज ऑफ एरिया ए एंड जो सेपरेशन है दिस इज आर, तो जो सॉलिड एंगल आएगा उसको, सॉलिड एंगल को हम सिंबल लेते हैं जनरली ओमेगा, जैसे यहां हम थीटा लेते हैं, यहां पर इसको लेते हैं, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ओमेगा। तो जो ओमेगा आएगा स्ट्रेट रेडियन में दैट इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सर हाँ, सर एंगुलर वेलोसिटी में भी ओमेगा। ये ओमेगा अलग है और वो डब्ल्यू वाला होता है। एंगुलर वेलोसिटी में ये बनाते हैं, इसको भी हम ओमेगा ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ ओमेगा किसको बोल रहे हैं, ये वाले सिंबल जो सर इनको रेजिस्टेंस के लिए यूज सप्लीमेंट्री होता है। सर इनको सर सप्लीमेंट्री यूनिट्स ये क्यों तो आते ओम हैं? जैसा हो गया। क्या हो गया, हाँ बिल्कुल ओम जैसा हो गया, इसको ओमेगा बोलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट है। आप कुछ कह रहा था कोई? सर इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों कहा गया है? इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों कहा गया है बताता हूं अभी। एरिया डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर दैट इज ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया सेपरेशन का स्क्वायर। तो इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों कहा गया, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं एंगल निकालता हूं तो एंगल हम कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर डिवाइड बाय रेडियस, है तो दोनों ही लेंथ, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। लेंथों की मदद से, मतलब लेंथ जो कि है फंडामेंटल क्वांटिटी, उन्हीं की मदद से हम एंगल देख रहे हैं, तो फिर इनको फंडामेंटल नहीं बोल सकते क्योंकि ये ड्राइव्ड है एक तरीके से लेंथ की मदद से। और यहां पर भी क्या हो रहा है, एरिया दैट इज लेंथ इनटू लेंथ और डिवाइड बाय लेंथ का स्क्वायर, तो ये भी ड्राइव्ड है। लेकिन चूंकि इनका पर्पस अलग होता है इसलिए हमने अलग तरीके से इनको ड्राइव कर रखा है और इनको एक अलग सिस्टम में नाम दे दिया दैट इज सप्लीमेंट्री। एम आई क्लियर? सर वो एरिया अपन Yes, sir. सेपरेशन का स्क्वायर है। सेपरेशन का स्क्वायर, दिस इज द सेपरेशन। सर हम जो ये सॉलिड एंगल जो ओमेगा बोलते हैं सर, हम उसको भी बोल सकते हैं, जैसे एक कोन को अगर हम कोन बनाते हैं तो जो कोन का एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो बिल्कुल वर्टेक्स से जाने वाली सारी रेज जो एंगल बनाएंगी दैट इज अ सॉलिड एंगल। सर कोई भी हो सकता है, क्यूब, क्यूबॉइड, फ्रस्टम, कोन। अरे देखो जरा, ये जितनी भी रेस इसके अंदर होंगी वो एक सॉलिड एंगल बनाएंगी दैट इज ओमेगा। सॉलिड एंगल का यूज जब आएगा तब मैं बताऊंगा इसको अच्छे से, अभी फिलहाल के लिए बस इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है। सर ये लाइट रेज बनाने सॉलिड एंगल या फिर कोई भी रेज बना सकती हैं? कोई, मैंने तो सिर्फ एक बताया है तुमको टॉर्च का एग्जांपल लेकर। और सर कोई भी सॉलिड एंगल बन सकता है? बिल्कुल। ओके सर। तो सर फॉर्मूला सेम रहेगा, एरिया अपॉन same रहेगा। सेपरेशन? बिल्कुल, ये ओके फॉर्मूला सर। सेम रहेगा। तो ये है दो तरीके की यूनिट्स जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कही गई, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। और अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। सम फिजिकल क्वांटिटीज, सम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कुछ स्पेशल चीजें जानेंगे, जैसे स्पेशल नेम्स फॉर ऑनर, स्पेशल नेम्स फॉर ऑनर। बताओ ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो ऑनर के फॉर्म में दी गई, अलग से नाम दिया गया उनको। जूल्स, हर्ट्ज, एम्पियर। बिल्कुल, जैसे न्यूटन जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी, अगर मैं न्यूटन की यूनिट की बात करूं तो न्यूटन को अगर हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन से अगर हम देखें तो मास हो गया केजी
और एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही है? कितनों को समझ में आ गई? चलो छोड़ो इसको, ये बताओ अभी देखते हैं न्यूटन के बारे में। अगर मैं बात करूं तो न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरी जो चीजें हैं जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गए, पास्कल्स। बिल्कुल, जूल को अगर हम देखें तो दिस इज द एनर्जी की जो यूनिट है, तो एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। और इसी तरीके से और भी हैं, जैसे वॉट हो गए, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये थे फोर्स के लिए। ये किन के लिए है, एनर्जी के लिए। वॉट किसके लिए है, पावर। पावर क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड क्यूब। तो ये कुछ नाम है जो ऑनर्स में रखते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और अदर भी हो सकते हैं, चार्ज, हर्ट्ज वगैरह बहुत सारी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जरा देखो ध्यान से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, यूनिट्स जो कि नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट are always written, are always capitalized। हमेशा इनको कैपिटल के फॉर्म में ही, मतलब कैपिटल अल्फाबेट के फॉर्म में ही लिखेंगे। जैसे न्यूटन है, तो न्यूटन को कैपिटल एन से ही लिखना है। जूल है तो जूल को कैपिटल जे से ही लिखोगे। चार्ज है, ठीक है, या फिर कूलम, कूलम एक साइंटिस्ट थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन सा सही है, 100 न्यूटन सही है या 100 न्यूटन सही है। तो ये सही है, ये गलत। या फिर मैं ऐसा भी अगर लिख दूं ना 100 न्यूटन, तो ये भी गलत है। दिस इज राइट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये भी गलत है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है हमेशा, ऑलवेज यूज सिंगुलर सिंबल। ऑलवेज यूज सिंगुलर सिंबल। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो 100 मीटर्स अगर है तो आप ये नहीं करोगे, जैसे मैं लेंथ को मेजर कर रहा हूं और मेरी लेंथ है 100 मीटर्स, तो 100 मीटर्स को मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर्स अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये चीज गलत है, ये चीज ध्यान। एमएस नहीं लगाना है, मीटर से तो एस लगा दिया। नोट करो जल्दी से, 10 सेकेंड्स। यूनिट्स लिखते वक्त देखो, साइंस पढ़ रहे हो तुम, मजाक नहीं है। अगर आप अपना पेपर पब्लिश करते हो या कोई भी थ्योरी देते हो आगे जाके, मैं ये बात कर रहा हूं तुम्हारी इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में, या फिर जब तुम किसी को भी, कोई एजुकेटेड पर्सन को अगर तुम कुछ अपना रिजल्ट शो करोगे और आपने ये लिख दिया सर मेरा आंसर आया 100 वॉट, तो वो गलत है। ये क्या है, ये गलत है। 100 वॉट मतलब क्या, सिंपल इतना, 100 वॉट, दिस इज राइट आंसर। तो यूनिट्स का भी उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, जितना आप न्यूमेरिकल वैल्यू का ध्यान रखते हैं। कईयों के नंबर यूनिट्स के चक्कर में गलत हो जाते हैं, मतलब बहुत पीछे चले जाते हैं, वो यूनिट्स का ध्यान नहीं रखते। अब जरा देखो ध्यान से, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है
यूज ऑफ प्रीफिक्स, यूज ऑफ प्रीफिक्स, ठीक है। तो जैसे सपोज करो 10 टू द पावर 3 मीटर है, 10 टू द पावर 3 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, सीधा सीधा 1 किलोमीटर, सीधा मैंने लिख दिया 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यूज ऑफ प्रीफिक्स क्यों कर रहे हैं हम, टू रिड्यूस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर्स, या ये कह लो कि टू रिड्यूस द पावर ऑफ वैल्यू। 10 टू द पावर 3 को कितना लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। तो हम किलोमीटर का यूज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा रिप्रेजेंटेशन में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तुमसे, तो मुझे बताओ 1 मिली सेकेंड में कितने सेकेंड्स होंगे, या 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड्स होंगे, 10 टू द पावर 3 मिली सेकेंड्स। तो मिली सेकेंड्स का सिंबल होता है ये, दिस इज अ मिली सेकेंड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 0 यानी 1 सेकेंड। दिस इज आंसर। तो इस तरीके से आपको हमेशा प्रीफिक्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। सर माइनस नहीं आएगा क्या, 10 टू द पावर -3? मिली सेकेंड छोटी होती है या बड़ी? सॉरी सर, सॉरी। तब आप जरा देखो, 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब लिख दिया मैंने, 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 3, ठीक है, मीटर क्यूब है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 किलोमीटर। जरा ध्यान से देखो, 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, 1 किलोमीटर, और इसका क्या, क्यूब। सोचकर देखो जरा, सॉरी 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 किलोमीटर का होल क्यूब। तो यहां पर हमने क्या यूज किया है, कंबाइंड प्रीफिक्स यूज किया है। या फिर इस चीज को छोड़ दो, ये समझने की कोशिश करो कि 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब है, इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको मैं लिख सकता था 10 टू द पावर 3 मीटर, ठीक है। और 10 टू द पावर 3 का 3 आ गया, और ये बना मीटर क्यूब। जरा ध्यान से देखने की बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3 मीटर और इसका होल क्यूब, और ये क्या बन गया, 1 किलोमीटर और इसका होल क्यूब। जरा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। समझ नहीं आया सर। देखो 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब का होल क्यूब है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 10 टू द पावर कितना आएगा यहाँ 6, यहाँ पर भी कितना आ रहा है 6, ठीक। और मीटर की पावर कितनी है, अच्छा 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, बिल्कुल सही समझ गए। 10 टू द पावर 3 मीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं हम सीधे सीधे 1 किलोमीटर का होल क्यूब। ये नोट डाउन कर लो। सर मीटर क्यूब मतलब तुमने वॉल्यूम निकाल लिया है, हाँ, तो सर गलत जाएगा ना। तो 10 टू द पावर 3 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर। ओके सर, यू हैव करेक्टेड, ओके सर। हाँ, तो इसको लिख लो, ये जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से 10 टू द पावर -12 मीटर को क्या लिखते हैं, 1 पिकोमीटर। PM स्टैंड्स फॉर पिकोमीटर। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, ठीक है, वो चीज आपको देखनी है थोड़ी सी ध्यान से।
तो मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं। होमवर्क है, ठीक है, जरा एररलेस जो मैंने किताब आपको दी है एररलेस, उसमें लेंथ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे प्रीफिक्स यूज्ड फॉर लेंथ, प्रीफिक्स यूज्ड फॉर लेंथ, ये आपको पढ़ना है और नोट डाउन करना है एररलेस से। एररलेस बुक से लेंथ के जो प्रीफिक्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कहाँ दिए हुए हैं, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं इसलिए हम उनको देखेंगे नहीं, जब यूज होंगे तब देखेंगे। तो देखो आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, नोट डाउन करवा रहा हूं मैं यहाँ पर। प्रीफिक्स लेंथ के लिए, प्रीफिक्स यूज्ड फॉर मास, ये दोनों ही आपको एररलेस बुक में मिलेंगे। तो देखो एसआई प्रीफिक्स करके हेडिंग दी हुई है, एसआई प्रीफिक्स, पेज नंबर भी बता देता हूं मैं, पेज नंबर है 36, पीडीएफ के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो 36 पेज नंबर 36। आपको ये नोट डाउन करने हैं अपनी होमवर्क, अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और याद करने हैं। एससीवी के डाउट्स हम एक बार ये चैप्टर हो जाए, उसमें एरर भी दिया हुआ है, एससीवी में वेक्टर के साथ एरर भी दिया हुआ है। तो देखो अभी जो तुम्हें एससीवी करना है, एससीवी के जो क्वेश्चंस हैं, वर्कड आउट एग्जांपल्स प्लस सॉल्व्ड एग्जांपल्स, ये आपको करने हैं एससीवी से, सेकंड चैप्टर वेक्टर वाला। सो एक्सरसाइज के नहीं करने, एक्सरसाइज अभी नहीं, हाँ एक्सरसाइज अगर कर सकते हो तो सिर्फ वेक्टर की कर लें, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स और वर्कड आउट एग्जांपल्स, कौन से वाली चीज के, वेक्टर और प्लस बेसिक मैथमेटिक्स। तो अच्छा खासा होमवर्क है, 3 चीजें हैं तुम्हारी होमवर्क में। प्रीफिक्स लिखने हैं आपको लेंथ के, प्रीफिक्स लिखने हैं आपको मास के और याद करने हैं, आपको वर्कड आउट एग्जांपल्स करने हैं एससीवी के, सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। और एक्सरसाइज, अभी मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि एक्सरसाइज में वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें एरर के क्वेश्चन छोड़ देना, एरर नहीं करने, एरर के क्वेश्चंस अभी नहीं करने, बाकी सारे क्वेश्चंस तुम ट्राई कर सकते हो। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है, इन्हीं चीजों को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आई होप कि सब चीजें समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, माइक ऑन करके बता सकता है किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। शीतल, तो जिन लोगों को होमवर्क के लिए बोला गया है वो 5 नाम याद रखना, वो अभी अभी पीडीएफ सेंड करेंगे अपने होमवर्क की, तो 1 घंटे का टाइम ले लो, पूरा कंप्लीट कर लो, एंड देन सडनली पूरा एक नोटबुक बनाकर, होमवर्क अच्छी सी कॉपी बनाकर उसको पीडीएफ के फॉर्म में मुझे सेंड कर देना, या प्रेम सर को या ग्रुप पर डाल देना, ठीक है। तो दैट व्हेन वी कैन चेक। एससीवी में सेकंड चैप्टर में है बेसिक मैथमेटिक्स कर, उसी में है वेक्टर्स। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सर। चलो थैंक यू।